नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक विश्व के महत्वपूर्ण संगठन, वो है दोस्तों G7। दोस्तों, G7 से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आईएएस का लीजिए या फिर अदर पीसीएस का एग्ज़ाम। और दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होता है, उनमें भी छोटा छोटा प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इस जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला सवाल हम लोग के माइंड में आ सकता है कि ये G7 को बनाया किस राष्ट्र ने। तो दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि G7 को बनाया है विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्र, मतलब जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है। तो दोस्तों, किसने बनाया है वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कब बनाया गया है, वो हो गया 1975। याद रखिएगा, 1975 यानी 1975 में इसका गठन किया गया। लेकिन दोस्तों, उस टाइम G7 नहीं था, क्या था, G6 था। तो उस टाइम 1975 में G6 था। और हम लोग से सवाल पूछा जा सकता है कि 1975 में जब G7 का गठन हुआ, वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, फ्रांस के रेनबोल्ड में। तो याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था, रेनबोल्ड नामक स्थान पे। और जो G7 के पेरेंट सदस्य है, यानी जो निर्माण के टाइम सदस्य थे, जिसने बनाया है G7 को, वो कौन कौन सा राष्ट्र है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दोस्तों एक है जापान। तो याद रखिएगा, ये 6 ठो राज्य का मतलब है दोस्तों राष्ट्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। दोस्तों, ये 6 राज्य ने ही 1975 में G7 का गठन किया गया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम के हिसाब से ये सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र था। याद रखिएगा। और कहाँ पर इसका गठन हुआ था, फ्रांस के रेनबोल्ड में। और किस साल हुआ था, 1975 में। और उस टाइम इसका सदस्य देश कितना था, दोस्तों याद रखिएगा, G6 था। उस टाइम G7 नहीं था। G7 कब बना है, तो दोस्तों याद रखिएगा 1976। दोस्तों 1976 में कनाडा इसमें सदस्य बना। याद रखिएगा, 1976 में कनाडा सदस्य बना। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि G7 राष्ट्र संगठन में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ। तो कब होगा दोस्तों, 1976, मतलब जिस साल बना था G7, उसके एक वर्ष के पश्चात, बाद में। याद रखिएगा, उसके बाद से ये दोस्तों, ये जो संस्था था वो G7 कहलाया। ठीक है, इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे। और फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि G7 का कौन से देश ने बनाया था, विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्र। कब बना था, 1975 में। उस टाइम इनका सदस्य था 6 ठो। और किस स्थान पे बनाया गया था, वो था फ्रांस के रेनबोल्ड नामक स्थान पे। और कौन कौन सा 6 राष्ट्र था, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। दोस्तों, मैं इन जो राष्ट्र है उनका एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको ये राष्ट्र का नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, फिर 1976 में कनाडा इसमें जुड़ते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये बन जाता है G7। तो याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपके माइंड में सवाल बन सकता है कि ये जो G7 बना है, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बना। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। जो उस टाइम के जो औद्योगिक राष्ट्र था, यानी पूंजीवादी देश था, वो विश्व में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सबको एकत्रित किया। कौन कौन सा राष्ट्र, जो औद्योगिक राष्ट्र था, मतलब बड़ा बड़ा पूंजीवादी राष्ट्र। तो दोस्तों, इसकी क्या घटना था जिसके कारण ये G7 का गठन हुआ, वो घटना हम बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्या हुआ था एक बार कि 1973 में
इज़राइल और अरब राष्ट्र के बीच युद्ध हो गया था। मतलब दोस्तों एक मान के चलिए आप लड़ाई मान सकते हैं। तो क्यों किसके बीच? इज़राइल और अरब राष्ट्र के बीच। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अरब राष्ट्र जो है उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? खनिज तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वहाँ पर होता है क्या दोस्तों? पेट्रोल। तो पेट्रोल डीजल यानी जो तेल यह होता है। तो वो दोस्तों क्या किया, ये जो अरब राष्ट्र है उन्होंने मतलब पूरा तरह पाबंदी लगा दिया। मतलब किसी भी राष्ट्र को तेल भेजा ही नहीं। तो क्या हो गया दोस्तों, पूरा हर जगह संसार में पूरा यह हो गया, मतलब तेल का क्राइसिस हो गया था। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है 1973 तेल संकट। तो दोस्तों क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। इजराइल और अरब देश के बीच एक मतलब मुठभेड़ हो गया, मतलब मान के चलिए कुछ लड़ाई हो गया। तो उस टाइम में जो अरब नेशन था उन्होंने क्या किया, विश्व के मतलब किसी भी देश को तेल भेजा ही नहीं। तेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया कि हम लोग बाहर के देश को तेल बेचेंगे ही नहीं। और क्या हुआ, पूरे संसार में मतलब तेल की कमी हो गया था। और जिसकी वजह से दोस्तों उस टाइम पीरियड को कहा जाता है 1973 का तेल संकट। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। फिर दोस्तों हम लोग देखते होंगे कि G7 प्लस रशिया। तो दोस्तों ये क्या है G7 प्लस रशिया? तो दोस्तों ये क्या है, हम लोग का जो G7 है हम लोग का, यानी मतलब इंडिया तो उसमें नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ते होंगे कि जो G7 प्लस रशिया उसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसमें रशिया को भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों मेरा बातों को आप गौर कीजिएगा, इसमें रशिया को शामिल किया गया था, यानी अब प्रेजेंट में रशिया इसमें नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ था उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो G7 का राष्ट्र बना था वो दोस्तों अमेरिका के नेतृत्व में बना था, यानी पूंजीपतियों के नेतृत्व में। और अगर आप लोग देखे होंगे कि जो 1945 के बाद विश्व में बहुत मतलब टू पोलर नेशन स्थापित हो गया था, यानी मतलब दो गुटों में मतलब यह हो गया था, कोल्ड वॉर जैसा हो गया था, लड़ाई छिड़ गया था। तो दोस्तों लड़ाई यानी ये नहीं कि वो लोग मैदानी लड़ाई कर रहे थे, यानी वो लोग मतलब खींचातानी कर रहे थे कि जो नवनिर्मित जो राष्ट्र था उस टाइम वो लोग को अपने पार्टी में मिलाने का कोशिश कर रहे थे। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर। क्योंकि दोस्तों यूएसए जो था वो था पूंजीपतियों का समर्थक और जो यूएसएसआर था वो था साम्यवादी के समर्थक। लेकिन दोस्तों इस टाइम में ऐसा हो गया कि क्योंकि दोस्तों ये रशिया और यूएसए में बनता नहीं था, और इसी कारण दोस्तों ये रशिया जो यूएसएसआर था वो G7 में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो G7 बना था वो पूंजीपतियों के लिए बना था, वह उद्योगपतियों के लिए, और ये तो साम्यवादी राष्ट्र था। तो दोस्तों इस टाइम में 1951 में मतलब इसका विघटन हो गया, किसका? यूएसएसआर का, और इससे 15 राष्ट्र बना। तो दोस्तों आप याद कीजिएगा, मेरे बातों को गौर कीजिएगा, इसमें 15 राष्ट्र बने। और इनमें से सबसे अगर पूछा जाए कि बड़ा और पावरफुल कौन बना, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा और पावरफुल बना रशिया। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना कौन? रशिया। आपसे एक सवाल इससे पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा 1951 में हुआ था, दिसंबर में। और जो यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बना वो था रशिया। और दोस्तों 1997 में जो रशिया को G7 में जोड़ा गया, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1976 में कनाडा को जोड़ा गया और 1997 में रशिया को जोड़ा गया। तो फिर दोस्तों बना ये जो G7 था वो बन गया दोस्तों G7 प्लस रशिया। तो दोस्तों बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हो गया G7 प्लस 1
वन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर रशिया, फिर दोस्तों G7 बन गया G8। ठीक है दोस्तों, इतना दूर आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर चलते हैं क्या नेक्स्ट। फिर दोस्तों क्या हुआ, जो जो G7 का कंट्री था उसमें से रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि दोस्तों ये जो G7 बना था ये किस कारण बना था, मतलब वैश्विक संकट आपदा से निपटने के लिए या फिर कोई थोड़ी ना आपदा फैलाने के लिए। तो दोस्तों इसी बीच क्या हुआ, G7 प्लस जो रशिया था इससे मिलकर बना था G8। इसी बीच क्या हुआ था दोस्तों, 2014 में क्रीमिया संकट हुआ। तो दोस्तों क्रीमिया संकट क्या है आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। दोस्तों ये मान के चलिए, ये आप मैप देख रहे होंगे दोस्तों, इसी जगह जो हम यहाँ पर लोकेट किया गया है ये है दोस्तों क्रीमिया। दोस्तों ये क्रीमिया एक टापू है और दोस्तों इसमें आधिकारिक रूप से उस टाइम यूक्रेन का अधिकार था। और लेकिन दोस्तों जो क्रीमिया के जो निवासी थे वो लोग यूक्रेन के अधिकार क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते थे, वो लोग यूएसएसआर यानी जो रशिया के साथ मिलकर रहना चाहते थे। और दोस्तों इसी बीच जो ये था रशिया, उन्होंने यूक्रेन व यह के बीच फूट डाल दिया। और दोस्तों फिर क्या हुआ, ये जो रशिया है वो क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये G7 का G8 का सदस्य भी है और मतलब ऐसा काम किया जो अन्य राष्ट्र को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो लोग मतलब जो रशिया था उस टाइम वो ये भी कर सकता था कि आप लोग एक जनमत कीजिए और उसके आधार पे आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को किसके साथ रहना है। और रशिया क्या किया, यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो दोस्तों ये बात जो G7 के जो सदस्य थे बाकी उनको अच्छा नहीं लगा और उसी बीच दोस्तों 2014 में रशिया को G7 से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और किस लिए किया गया दोस्तों। तो आप लोग को उतना डिटेल्स में अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए ज़रूर। और अगर आपको इतना याद रखना है कि कब निकाल दिया गया है तो दोस्तों याद रखिएगा 2014 में, और किस कारण से तो दोस्तों याद रखिएगा क्रीमिया संकट। तो फिर दोस्तों आप लोग के माइंड में सवाल आ सकता है कि ये जो विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों है। तो दोस्तों आप लोग हम लोग पढ़े होंगे कि जो G7 कंट्री है सबसे पावरफुल कंट्री है। तो दोस्तों क्यों है, मेरा आपसे सवाल है कि ये G7 जो संगठन है वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। तो दोस्तों क्या है इसकी महत्वपूर्ण होने की वजह, तो उसको भी हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो क्या है, विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों है, G7 विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों है। इसका पहला जो कारण है वो है विश्व का 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जो विश्व का मतलब जो यहाँ पर राष्ट्र है वो विश्व की कुल आबादी का लगभग 10% है। तो दोस्तों मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 1/10 विश्व की कुल जनसंख्या का ये जो G7 में है। फिर दोस्तों और क्या कारण है, और दोस्तों इसका कारण है कि विश्व का जो जितना भी GDP है पूरा विश्व का, उस पूरा विश्व का GDP का लगभग 40% GDP है इन 7 राष्ट्रों के पास। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा पूंजीवादी देश व संगठन है। फिर दोस्तों और एक ठो कारण है कि ये जो G7 कंट्री है उसका निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रभाव है। दोस्तों कारण क्या है ये चीज़, इसका जो निर्णय होता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। मतलब उसका जो आइडियाज़ होता है वो अन्य राष्ट्र व हर चीज़ के लिए परफेक्ट होता है। इसलिए दोस्तों G7 का जो कंट्री व नेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। और फिर कारण क्या है दोस्तों, फिर एक कारण है जो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और WTO में प्रभुत्व। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये IMF है मतलब मुद्रा कोष और विश्व बैंक। दोस्तों ये जो मुद्रा कोष, विश्व बैंक और वह क्या है, ये वाला वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मेन प्रभुत्व है वो इन्हीं देशों के पास है, ये मेन डोमिनेट कंट्री है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर विश्व के कुल 40% जीडीपी इन लोगों के पास है, विश्व के कुल 10% आबादी इन लोगों के पास है, उनका अर्थव्यवस्था का जो आइडियाज़ होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, हर चीज़ में इन लोग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। और क्या है उसमें वैश्विक निवेश, फिर दोस्तों जो जो हर जगह में प्रोग्राम चलता है उसमें भी ये लोग का पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा होता है, वैश्विक निवेश भी ये लोग का ज़्यादा होता है। इसी कारण जो ये G7 नेशन है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिलहाल दोस्तों जो ये हाल ही में कुछ जो बैठकें हुए हैं उन बैठकों में सबसे ये लोग का जो मुद्दा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो इस टाइम के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों अगर किसी राष्ट्रीय स्तर पर यानी जो उस टाइम के हिसाब से वर्ल्ड के स्तर पर अगर कोई इतना महत्वपूर्ण संगठन इस मुद्दे को उठाता है तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि वो संगठन कोई बड़ा कदम उठाएगा। और दोस्तों लास्ट है कि दोस्तों आप लोग के माइंड में एक आइडिया व एक क्वेश्चन बन रहा होगा, और वो दोस्तों क्या है कि ये G7 का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये G7 का मुख्यालय कहीं भी नहीं बनाया गया, ये मुख्यालय नहीं होता इसका हर साल कहीं ना कहीं बैठक होता है, और ये बैठक का मतलब अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से ही होता है। तो दोस्तों जो 2019 में इसका 45वां बैठक हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, वियारेस्ट। तो दोस्तों फ्रांस के वियारेस्ट में हुआ था। तो याद रखिएगा 2019 का पूछा जा सकता है कि 2019 का G7 का बैठक कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा फ्रांस में। फिर अगर पूछे कि 2000 जो ये का है 2020 का बैठक कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ये 2020 का यानी जो इस साल का बैठक हुआ था यूएसए में। तो दोस्तों ये एक वर्चुअल मीटिंग था, और इस मीटिंग में दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने जो G7 का नेशन है उसे G10 या फिर G11 करने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है जो मतलब मान के चलिए कोई भी काम करता है वो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता है। दोस्तों इसमें सदस्य तो मान के चलिए आप लोग क्या क्या है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, जापान है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा ऐसे भी राष्ट्र हैं, तो लेकिन इसमें किसी का प्रभुत्व नहीं है। मतलब मान के चलिए कि यूएसए ने बोल दिया कि हम बहुत सारा देश को इसमें मिलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मान जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग नहीं मानेगा। तो दोस्तों ये अपना सर्वसहमति से जो काम करता है इसमें किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इसमें जो कंट्री है उसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि G7 का कंट्री से सवाल बनते हैं। और तो दोस्तों ये ट्रिक क्या है, तो दोस्तों ट्रिक है जीजाजी कई बार फ्रांस आए। दोस्तों ये बहुत सा सिंपल ट्रिक है, आप अगर 2 बार दोहराएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या है, एक बहुत ही फनी सा ट्रिक है, जीजाजी कई बार फ्रांस आए। तो दोस्तों जीजाजी से हो जाएगा जर्मनी, जापान, कई से हो जाएगा कनाडा, बार से हो जाएगा दोस्तों जो कई क से हो जाएगा दोस्तों कनाडा, और ई से हो जाएगा इटली, और दोस्तों बार से आपका हो जाएगा ब्रिटेन, याद रखिएगा। और फ्रांस तो डायरेक्ट नाम एजेटिव आप रख लीजिएगा, और आई से हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों मैं अगर फिर से बता रहा हूँ कि कौन कौन सा कंट्री इसमें है, तो दोस्तों जीजा जी से हो जाएगा जर्मनी, जापान, क से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इटली, बार से हो जाएगा ब्रिटेन, और आई से हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, और फ्रांस को एजेटिव रख दीजिए। तो दोस्तों आप अभी मेरे कुछ सवाल है, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, और अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल है कि जब G7 जो राष्ट्र का गठन हुआ, राष्ट्र यानी संगठन का जो गठन हुआ, उसमें कितना सदस्य था। पहला क्वेश्चन, कितना सदस्य था। सेकंड है इसकी स्थापना कब हुई थी। थर्ड है दोस्तों कि कनाडा को इसमें कब शामिल किया गया। और फोर्थ है दोस्तों
रशिया को कब शामिल किया गया था, वह कब इससे निकाला गया। मैं दोस्तों और फिर से एक बार रिपीट कर देना हूँ क्वेश्चन जो होमवर्क में है। पहला यानी इसमें पहले जब इसका स्थापना किया गया था तो कितना सदस्य था, फिर दोस्तों इसमें कौन सा साल में इसका स्थापना किया गया, फिर कनाडा को इस साल मतलब किस साल में इसको में जोड़ा गया, फिर रशिया को किस साल में जोड़ा गया व इससे निकाला गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।